हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। माई सेल्फ रीनू गहलोत और हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं आपका न्यू बैच आशा बैच। उसकी क्लासेस है आप लोगों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको जनरल एंड बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि नीट के लिए कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन से यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर तो करें आज का सेशन स्टार्ट। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग गुंजन, अंकिता, नम्रता, अमित और क्या है दीपांशु, अंकिता, काव्या। वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल बेटा, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो ये आप देख सकते हो। क्लियर है। कुछ नाम ऐसे जाने पहचाने हैं, जैसे गुंजन हो गया, नम्रता हो गया, कहीं ना कहीं ये नाम मेरे। सिमरन, वेरी गुड इवनिंग सिमरन। वेरी गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुंजन। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब क्लास स्टार्ट करें आज की। कुमकुम, अंकिता, साइंटिस्ट, बहुत सारे बच्चे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप ओम, आप भी ये क्लास ले सकते हो, ठीक है, लिखा है। और एक मैं आपको बताना भूल गई थी, वरदान वाली क्लास भी होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, ASL IIT एंड नीट वाला चैनल, उस पे आपकी वरदान सीरीज की क्लास हो रही है, ठीक है। उस वरदान सीरीज में आपका बायो का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जेनेटिक्स वाला। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बायो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स। 20% वेटेज रखता है नीट के अंदर जेनेटिक्स। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो क्लास जरूर लेनी चाहिए। वरदान सीरीज के अंदर जो जेनेटिक्स वाला बायो के अंदर आज पोर्शन स्टार्ट हुआ है, वहां पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया गया है। क्लियर है। और 20% वेटेज रखता है वो नीट के पेपर में, याद रखना। तो आप सभी को वो क्लास भी लेनी है। आज क्लास हुई थी, आज आप जाके उसका वीडियो देख सकते हो, एंड परसों उसकी वापस क्लास होगी। क्लियर है। मॉर्निंग में सुबह 10 बजे क्लास होती है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में ही कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे, और हम कहां तक जाएंगे? हम 360 नंबर तक जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि जो बच्चा है उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। हम देखो, जीरो मानने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना। हम मान के चल रहे हैं हमको कुछ नहीं आता है, हम जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर है। अब हमको जीरो से हमने शुरुआत करी है, अब हमको 360 तक जाना है। अब कैसे जाना है मैं आपको लेके जाऊंगी, बस आपको मेरे साथ साथ चलना है। क्लियर। वेरी गुड इवनिंग परम। बिल्कुल परम, आप क्लास ले सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। 11th क्लास में मैंने आपको बताया थी टोटल 22 चैप्टर है, उसमें हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट यूनिट जीवों में विविधता वाली जो फर्स्ट यूनिट है, उसका फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। ये यहाँ पे डी आएगा, एक सेकेंड। लिविंग वर्ल्ड, क्या आएगा? लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जीव जगत, चैप्टर का नाम क्या है? जीव
जगत चैप्टर का नाम है। तो लेक्चर नंबर इसका फर्स्ट है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जनरली बेसिक से मैंने बोला कि जीरो से स्टार्ट करेंगे तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान में हम किसकी बात करते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतुओं की बात करते हैं। जीव विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जीव विज्ञान में हम पेड़ पौधे जीव जंतुओं की बात करते हैं। वहीं इस जीव विज्ञान को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, प्राणी विज्ञान जिसे हम बोलते हैं जूलॉजी, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान जिसे हम बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। जीव विज्ञान में आपका टोटल सभी आ जाता है, मतलब पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे। फिर इस जीव विज्ञान को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है आपका प्राणी विज्ञान, दूसरा है आपका वनस्पति विज्ञान। अब इस प्राणी विज्ञान में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतु का अध्ययन करते हैं, जंतु का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। और वहीं वनस्पति विज्ञान में, वनस्पति से समझ में आएगा आपको पेड़ पौधों के, किसके बारे में पढ़ते हैं? पेड़ के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान क्या है? जिसके अंदर हम पेड़ पौधे जीव जंतु सभी की बात करते हैं, उसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। इस बायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जीव जंतुओं के बारे में। जीव जंतु में कौन है? खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है, मछली हो गई, जंतु है वो सब, ठीक है। पेड़ नहीं आएगा, कुत्ता, मछली, बंदर, ये सब जीव जो भी है, ठीक है, लिविंग। और पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे? आपके वनस्पति विज्ञान में। क्लियर है? अब बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो देखो, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं आपके, इस बायोलॉजी के जीव विज्ञान के जनक कौन है? इस जीव विज्ञान के जनक हैं आपके, कौन है? अरस्तु। अब इंग्लिश में आप अरस्तु बोलोगे तो अरस्तु नहीं बोलते, एरिस्टोटल बोलते हैं। क्लियर है? फिर पूछा जाता है, जनरली है बेटा, देखो आपके पास बायो है, कोई भी पूछ लेता है फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, इसका प्राणी विज्ञान का जनक भी कौन है आपका? अरस्तु है। प्राणी विज्ञान का जनक भी कौन है आपका? अरस्तु है। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखना इस वनस्पति विज्ञान का जनक है आपका कौन? थियोफिस्टर। थियोफिस्टर। क्लियर है? याद रखना, नीट के अंदर ध्यान से सुन लो, नीट के अंदर इस चैप्टर से मान के चलो एक या फिर दो क्वेश्चन आता है, या तो 4 या फिर 8 मार्क्स का, ठीक है, मान के चलते हैं हम, या तो एक या फिर दो क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर इस चैप्टर से। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना, बेसिक है सब, ठीक है। 0 से स्टार्ट कर रही हूं मैं, सब पढ़ सकते हैं इसको आराम से। तो हमने क्या देखा कि जो आपका बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसके जनक कौन है? उस जीव विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। फिर वहीं पूछे तो प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? इस प्राणी विज्ञान के जनक भी है आपके अरस्तु, ठीक है। और जो जो आपका वनस्पति विज्ञान है, उसके जनक हैं आपके थियोफिस्टर। याद रखना, इस प्राणी विज्ञान को आप जंतु विज्ञान भी बोल सकते हो, जंतु विज्ञान, ठीक है, जूलॉजी बोल सकते हो। क्लियर है? कुछ नहीं है, बेसिक सी टर्म है, ये आपको याद करनी है। अब इसमें समझने का कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक कौन है आपके? अरस्तु। प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान के जनक हैं आपके अरस्तु। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं आपके थियोफिस्टर। ये तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। देखो, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का जनक एक ही है, अरस्तु। अरस्तु वनस्पति विज्ञान का जनक अलग है, ठीक है। वेरी गुड अमीशा।
बेटा अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है। मैं बता रही हूँ कि आप है ना, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना उस तरीके से पढ़ोगे ना तो नीट क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। देखो आप वरदान सीरीज से आप जेनेटिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, वहां पे आप जेनेटिक्स पढ़ो, बहुत अच्छा, मतलब 0 लेवल से जेनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है वहां पे। मान लो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स से, 8 से 8 क्वेश्चन तो मान के चलो, 7 8 9 इनमें से एक तो आता ही है, या तो 7 क्वेश्चन आएंगे या 8 आएंगे या 9 आएंगे। वहां पर बेसिक से वरदान स्टार्ट है तो आप वहां से जेनेटिक्स पढ़ सकते हो। क्लियर है? अभी आपको यहाँ पे क्या चल रहा है, ये भी यहाँ पे 11th का लिविंग वर्ल्ड वाला पोर्शन चल रहा है। ये यूनिट आपकी 14% की है तो ये पढ़ लो, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश भी यूज करूंगी मैं, ठीक है, डोंट वरी। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। क्लियर है? इस चैप्टर के अंदर हमें 6 टॉपिक पढ़ने, बहुत इजी से चैप्टर है, जल्दी से खत्म हो जाएगा। और याद रखना, या तो इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता, 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 1 क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का नहीं बनता, या तो 1 क्वेश्चन बनता है या 2 क्वेश्चन बनता है। मतलब नीट के अंदर ये आपको 4 से 8 नंबर दिला सकता है ये चैप्टर। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, यूं समझ में आएगा। देखना कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, जीव क्या है, मतलब किसी को भी हम जीव कब बोलेंगे, क्या इस पेन को हम जीव बोल सकते हैं? नहीं। किसको हम जीव बोलेंगे, मतलब किसी को भी हम जीव कब बोलेंगे, तो जीव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। सजीवों के लक्षण, जो अगर हमने मान लो किसी को बोला है जीव, तो उस जीव के क्या क्या लक्षण है, उन लक्षणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीव किसे बोला जाता है, फिर हम बात करेंगे जीव में क्या क्या लक्षण होते हैं, फिर हम देखेंगे जीव जगत में विविधता। आप देखोगे कि आपके आसपास बहुत सारे जीव जंतु हैं। अगर आप जंतुओं को देखते हो तो आपको जंतु भी अलग अलग तरह के दिखाई देंगे, ठीक है। कहीं आपको कुत्ता दिख रहा है, कहीं बिल्ली दिख रही है, कहीं घोड़ा दिख रहा है, ठीक है, कहीं चूहा दिख रहा है, तो अलग अलग प्रकार के जंतु हैं। पेड़ देखोगे तो पेड़ भी अलग अलग प्रकार के हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो क्या है, विभिन्नताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जीव जगत है, जीव जंतु पेड़ पौधे, उनमें क्या मिलती है, विभिन्नताएं मिलती हैं, वेरिएशंस मिलती है। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे कि किसी भी जीव का, मान लो आपको पता है जो आपका मैंगो का ट्री होता है, चलो बात करते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस, हम ह्यूमन को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस बोलते हैं। तो ये नाम कितने अक्षरों से मिलकर बना है, 2 अक्षरों से। और ये नाम कैसे रखा गया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लो एक ट्री होता है आपका, मैंगो का ट्री, किसका है, आम का पेड़ है। अब ये आम का पेड़ है, इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। तो इसका नाम मैंजीफेरा इंडिका कैसे है, उसकी बात करेंगे हम। क्लियर? ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्गीय संपर्क और वर्गीय की सहायता साधन, मतलब कुछ ऐसे साधन जो कहीं ना कहीं वर्गीकरण में हेल्प करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीव क्या है। जीव क्या है, किसी को भी हम जीव कब बोलेंगे या सजीव कब बोलेंगे, ठीक है। मान लो ये पेन है, क्या इस पेन को मैं जीव बोल सकती हूँ बेटा? नहीं, इस पेन को मैं जीव नहीं बोल सकती, ये लिविंग नहीं है, ठीक है। तो जीव को आप बोल सकते हो सजीव, जीव को आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो सजीव, जिसके अंदर क्या होता है, जीवन होता है, जिसके अंदर क्या होती है, लाइफ होती है। तो किसी को भी आप जीव और सजीव कब बोलोगे, जिसमें क्या है, जिसमें आपकी है लाइफ, जिसमें क्या है, आपकी लाइफ। अब लाइफ किसमें मिलती है, लाइफ किसमें मिलती है, जिसमें भी जीवन है, ठीक है। जो भी चीज जीवित है, जिसमें भी जीवन मिल रहा है, आप उसको सजीव बोल दोगे, जीव बोल दोगे। क्या इस पेन में जीवन मिल रहा है, लाइफ मिल रही है इसमें? नहीं। तो क्या आप इसको जीवन बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं लाइफ क्या होती है। क्या बात करते हैं, लाइफ क्या होती है।
लाइफ की बात करते हैं। आखिर लाइफ क्या है? किसी को भी हम कब बोलेंगे कि वो लाइफ है? तो लाइफ क्या होती है? कॉम्प्लेक्स। अभी हिंदी में भी मैं आपको बता दूंगी सब, ठीक है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो क्या करता है? विच शो केमिकल रिएक्शन। मतलब जीवन के सजीव क्या है? किसी को भी हम जीव या सजीव क्या है? जीव या सजीव जो होता है, ऐसा जीव जिसके अंदर भी आपको लाइफ मिल रही है, जिसमें भी आपको लाइफ मिल रही है, उसे आपने क्या बोल दिया? सजीव बोल दिया। अब लाइफ क्या है? लाइफ कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगी, देखो अभी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। कहाँ गया पॉइंट? एक सेकंड रुकना ना। क्या देखा हमने? किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे? जब उसके अंदर क्या मिलेगा? लाइफ मिलेगा। लाइफ क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है इनडायरेक्टली। किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे? जब किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे? जब वो किससे मिलकर बना है? जब वो आपका सेल से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो किसी को भी सजीव हम कब बोलेंगे? जब वह कोशिका से मिलकर बना है, ठीक है? जो भी आपका कोशिका से मिलकर बना है उसको आप क्या बोल दोगे? आपका सजीव बोल दोगे, ठीक है? या फिर जीव बोल दोगे। अब ध्यान से सुनो, कोई भी जीव किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। आपने क्या बोल दिया? उसको सजीव बोल दिया। इनडायरेक्टली यही वाला पॉइंट आ गया कि किसी को भी सजीव कब बोलोगे? जब उसमें जीवन मिलेगा, मतलब लाइफ मिलेगी। लाइफ क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आपका सेल क्या है? सेल क्या है बेटा? ठीक है। और फिर इसमें क्या होती है? केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। सेल के अंदर देखो, सेल की बात करते हैं हम। सेल के अंदर देखो, सेल के अंदर आपका ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में आपका क्या हो गया? ये डीएनए हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। तो इस कोशिका द्रव्य में क्या होती है? कुछ अभिक्रियाएं होती रहती है। तो सबसे पहली बात कि जब भी कोई कोशिका से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे? जीव बोलेंगे, सजीव बोलेंगे। दूसरा पॉइंट सुनना। दूसरा पॉइंट कि उस कोशिका में क्या मिलना चाहिए? आपका जीव द्रव्य मिलना चाहिए। अगर कोशिका में आपका जीव द्रव्य मिल रहा है तभी आप उसको क्या बोलोगे? सजीव बोलोगे। जब कोशिका में जीव द्रव्य मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे? उसे सजीव बोलोगे। मान लो ये आपकी कोशिका है, ठीक है? इस कोशिका में ये केंद्रक है, इस केंद्रक में आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? ये कोशिका द्रव्य है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? आपकी सेल है। अब इस सेल में आपकी क्या मिल रही है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन,
कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और आपका केंद्रक, केंद्रक। क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है? साइटोप्लाज्म। अब सुनना, जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य होता है आपका, जीव द्रव्य क्या होता है? सुनो, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली प्लस आपका कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका द्रव्य प्लस आपका केंद्रक, ये तीनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर आपका जीव द्रव्य बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म मिलाते हैं। तो किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे? किसी को भी हम सजीव, लिविंग, किसी को भी हम लिविंग कब बोलेंगे? जब वो सेल से मिलकर बना है। सबसे पहला पॉइंट, किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे? जब वो सेल से मिलकर बना हुआ है। सेकंड, उसमें क्या होना चाहिए? आपका प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। ठीक है, जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है? सेल मेम्ब्रेन, सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बना है। क्लियर है? बताओ। क्लियर? आया प्रमोद समझ में? अब ध्यान से सुनो, सजीव के अंदर क्या होते हैं? अब देखो, ये आपका क्या है कि सजीव किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। अब कोशिका से मतलब आप बोल सकते हो कि, चलो मुझे पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? तो सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेस देन सेल मतलब इस सेल से छोटा जो भी है वो क्या है? लाइफ नहीं है। उसकी बात गारंटी दे सकते हो कि सबसे छोटी लाइफ क्या है? आपकी सेल है। इस सेल से अगर कुछ छोटा है तो वो लाइफ नहीं है। जैसे कि आप बात कर सकते हो वायरस, वायरस ये सेल से छोटा होता है ही नहीं होता है? तो वायरस के अंदर क्या होता है? वायरस क्या है आपका? वायरस क्या है? वायरस में आपका सेल नहीं है, इसके अंदर आपकी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है। मतलब सेल से जो छोटा अगर कुछ भी है तो वो लिविंग नहीं है, वो सजीव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोशिका ही नहीं मिल रही। वायरस में कोशिका है क्या? नहीं है। ठीक है, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है कि नहीं होती है? वायरस को अगर सेल मिलेगी तो वो आपका सजीव की तरह बिहेव करेगा, बट अगर वायरस के पास में सेल नहीं है तो वो सेल की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। तो ये क्या है आपका? परफेक्ट, परफेक्ट सेल नहीं है। क्लियर है? ये एक्सेप्शन है। सेल क्या होता है? सेल स्ट्रक्चरल, फंक्शन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, और ये जब किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे? जब वो कोशिका से मिलकर बना है। कोई भी जीव अगर सेल से मतलब नीचे या फिर मतलब लेस देन सेल से मिलकर बना है, मतलब कोई भी जीव जिसके अंदर क्या है? सेल नहीं है, या फिर सेल से भी छोटा है। कोई भी जीव जिसके अंदर या तो सेल ही नहीं है या वो सेल से भी छोटा है, तो उसको आप सजीव नहीं बोलोगे। जैसे वायरस। क्लियर है?
क्लियर है इतना? मुझे बताओ यस या नो। आप सभी को बताना है मुझे इतना क्लियर है या नहीं, यस या नो। कि किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे, किसी को भी हम सजीव या लिविंग जब बोलेंगे जब वो किससे मिलकर बना होना चाहिए, सेल से मिलकर बना होना चाहिए। सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्लियर है? लेस देन सेल, अगर सेल से कुछ छोटा है तो उसे आप सजीव नहीं बोल सकते हो, जैसे कि हमारा वायरस हो गया। फिर क्या होता है? जिसमें जीव द्रव्य होना चाहिए उसे आप क्या बोलोगे? लिविंग बोलोगे। अब आगे पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लिविंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, सजीव की क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये होता है डिफाइनिंग फीचर और ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक आता है ना कि लक्षण होता है एक तो सिर्फ, और एक होता है विशिष्ट लक्षण। एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ लक्षण, एक होता है आपका डिफाइनिंग फीचर विशिष्ट लक्षण। ठीक है, फीचर्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर है एक, और एक आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? ध्यान से सुनना। डिफाइनिंग फीचर को आप विशिष्ट लक्षण बोल सकते हो। ये सिर्फ किस में मिलेगा? यह है सिर्फ सजीव में मिलेगा। ये सिर्फ कहां मिलेगा? ये फीचर सिर्फ आपको सजीव में मिलेगा, लिविंग में मिलेगा। प्रेजेंट इन ओनली लिविंग। कहां मिलेगा? प्रेजेंट इन ओनली लिविंग। बट ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं ये आपका प्रेजेंट इन, ये है सजीव तथा, अभी बताऊंगी दोनों के एग्जाम्पल, तथा निर्जीव दोनों में मिलता है। ठीक है, सजीव तथा निर्जीव दोनों में मिलता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं प्रेजेंट इन बोथ। प्रेजेंट, ठीक है, इतना लिख लो, सजीव में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट देखो इसका, दूसरा पॉइंट इसका है कि ये सिर्फ सजीव में प्रेजेंट होगा, इसका कोई अपवाद नहीं होगा, अपवाद नहीं होगा। और इसका क्या होता है? अपवाद है, तभी तो आपको ये निर्जीव में मिलेंगे लक्षण। तो कहीं ना कहीं इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। जब इसका अपवाद होगा तभी तो ये निर्जीव में मिलेगा आपको, तो इसमें अपवाद होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है? लिविंग में मिलता है। सजीव में ही आपकी कोशिका मिलती है, कोशिका द्रव्य मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये पेन, इस पेन में आपको सेल मिलेगी, साइटोप्लाज्म मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। या प्रोटोप्लाज्म मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? आपका नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग के अंदर आपका क्या मिलता है? सेल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। क्या मिलता है? सेल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। किसमें? लिविंग में। ठीक है, एक सेकेंड, सेल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, इसी का एग्जाम्पल ले लो आप, इसी का एग्जाम्पल ले लो आप। इसमें क्या मिलेगा आपको? सेल ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय अभिक्रियाएं। इसमें आप ले सकते हो वृद्धि, जनन। ये वृद्धि, जनन अभी मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी तो ज्यादा ना सोचने की जरूरत नहीं है। वृद्धि भी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, जनन भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, वही बात करें, मेटाबॉलिज्म भी एक्सप्लेन करूंगी, सेल ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सप्लेन करूंगी। तो मैंने आपको सेल ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने आपको क्या बताया? सजीव, सजीव के अंदर क्या मिलती है? कोशिका मिलती है। निर्जीव, निर्जीव में कोशिका नहीं मिलती है। ये पेन, इस पेन में आपको कोशिका मिल रही है? नहीं, इसमें कोशिका नहीं मिल रही है। वैसे ही बात करें ये मोबाइल, इस मोबाइल में क्या आपको कोशिका मिल रही है? नहीं मिल रही है। प्रोटोप्लाज्म मिल रहा है, सेल वॉल मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सजीव में मिलता है।
और कैरेक्टरिस्टिक फीचर सजीव में भी मिलेगा, निर्जीव में भी मिलेगा। अभी उसका एग्जांपल मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर यहां तक। अब बात करते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं की, या आप इसे बोल सकते हो उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म। उपापचय क्रियाएं ये क्या होती है? उपापचय क्रियाएं मतलब किसी भी लिविंग के अंदर होने वाली सारी केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, किसी भी लिविंग के अंदर होने वाली सभी, किसी भी लिविंग के अंदर होने वाली सभी रिएक्शन को हमने क्या बोला है? उन सभी रिएक्शन को हमने बोला है मेटाबॉलिज्म। यही बोला है हमने। तो ये क्या होती है? सजीव में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया, सभी सजीव में होने वाली क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इंग्लिश में भी लिख देती हूं मैं आपको, सम ऑफ क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल टोटल, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। देखो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया? ये आपकी कोशिका है, इस कोशिका में क्या है? इस कोशिका में केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर आपका कोशिक क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। और वही बात करें इसमें क्या है? कोशिका द्रव्य है। तो इस कहीं ना कहीं इस कोशिका द्रव्य में क्या होता है? इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारी रिएक्शन होती है, रिएक्शन होती है। उन रिएक्शन को ही हमने क्या बोला है? जैव रासायनिक अभिक्रिया, मेटाबॉलिज्म। तो जो भी सजीव होगा उसके अंदर क्या होगी? उसके अंदर मेटाबॉलिज्म या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, क्लियर। अब ये रिएक्शन कैसे होती है? आपको पता होगा कि कोई भी रिएक्शन किससे होती है? एंजाइम की मदद से होती है। कोई भी रिएक्शन कैसे होगी? एंजाइम के द्वारा ही तो होगी, बताओ। कोई भी रिएक्शन अगर होगी तो वो एंजाइम्स के द्वारा ही होगी। सिंपल सी बात है। बताओ। ठीक है, तो इसमें आप इसको और ऐड कर लो, सम ऑफ टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन द बॉडी या सेल। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं ये रिएक्शंस की। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी लिविंग और नॉन लिविंग के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। निर्जीव में, नॉन लिविंग और सजीव। सजीव की बात करते हैं, लिविंग की बात करते हैं और नॉन लिविंग की बात करते हैं। तो नॉन लिविंग में क्या ये रिएक्शन होगी? बताओ, आप लोग बताएंगे मुझे कि नॉन लिविंग में क्या ये रिएक्शन होगी, यस या नो? बिल्कुल पुष्पा, मैं आपके लिए इंग्लिश भी मैंने साथ साथ लिखा है। देखो, जैव रासायनिक क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है। और कैसे लिखूं? बताओ मुझे, इतना बताओ कि
बेटा क्लास 12 तो स्टार्ट ही हो गया ना। देखो बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओम बनासा जो भी है आपका नाम, तो आप परेशान मत हो, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल करो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नहीं होगी ना, वेरी गुड। तो इसके अंदर क्या होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। वही बात करें तो लिविंग में ये रिएक्शन होगी, लिविंग के अंदर ये रिएक्शन होगी। अब ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन 2 टाइप की होती है। मेटाबॉलिज्म जो होता है 2 टाइप का होता है आपका। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है। इसमें होता है एक आपका एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक। ठीक है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है आपका कैटाबॉलिज्म। एक क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है, ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलो, एनाबॉलिक रिएक्शन बोलो, या बोलो एनाबॉलिज्म। इसको भी आप या तो कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलो या कैटाबॉलिज्म। अब ध्यान से सुनना, एनाबॉलिज्म देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शन जैव रासायनिक क्रिया, मतलब कि जो भी कोशिका है, क्या बताया मैंने कि ये जो कोशिका है, इसका जो कोशिका द्रव्य है, उस कोशिका द्रव्य में 2 प्रकार की रिएक्शन चलती है। एक तो आपकी कैटाबॉलिक टाइप की रिएक्शन चलती है और एक एनाबॉलिक टाइप की रिएक्शन लगती है। कैटाबॉलिक क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, पदार्थ को तोड़ा जाता है। पदार्थ को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। मतलब ए बी है आपका, इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और ए प्लस बी बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, एना मतलब क्या होता है, एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। तो एना को आप कंपेयर कर सकते हो एडिशन से। तो कहीं ना कहीं इसमें ए प्लस बी आपस में एड होकर आपका ए बी बनेंगे। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी निर्माणकारी अभिक्रिया है। निर्माणकारी अभिक्रिया कहां पर हो रही है, निर्माणकारी अभिक्रिया हो रही है कि आपके कोशिका द्रव्य में, और इसको हमने क्या बोल दिया, विघटनकारी अभिक्रिया। इसको हमने क्या बोल दिया, विघटनकारी अभिक्रिया बोल दिया। बिल्कुल, हिंदी भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, हिंदी बताती हूं मैं, इसका 1 सेकेंड, कंफ्यूजन हो जाता है उपचय और अपचय। हाँ ठीक है, इसको आप बोलते हो उपचय, ठीक है, और इसको आप बोलते हो अपचय। क्लियर? बिल्कुल बेटा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म या फिर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है वो 2 प्रकार की होती है। कहां पर होती है, सिंपल सी बात है, इस कोशिका द्रव्य में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, 2 प्रकार की होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, किसी भी पदार्थ का ब्रेकडाउन होगा, किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। मतलब सॉरी, एनाबॉलिज्म में क्या होगा, किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, 2 सब्सटेंस मिलेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे आपका। ठीक है, और वहीं कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, किसी भी पदार्थ का विघटन होगा, एक पदार्थ टूटकर 2 नए पदार्थों का निर्माण करेगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो ये इतना हो गया ना, इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड पे समझाती हूँ मैं आपको। इसके एग्जाम्पल बताती हूँ। ठीक है, इतना तो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझा ही दिया है। देखो ये रहा आपका, अब मैं आपको बता रही हूँ इसके एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, एनाबॉलिज्म मतलब एडिशन हो रहा है, तो ये क्या होता है आपका, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और इसका आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन। इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल, श्वसन,
रेस्पिरेशन, और इसमें क्या आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ध्यान से सुनना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आखिर क्या होती है? वातावरण से CO2 लिया जाता है, जड़ों से जल लिया जाता है, और पादपों में क्या बन जाएगा, आपका भोजन बन जाएगा, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कहीं ना कहीं ये ग्लूकोज बना, मतलब A व B ने मिलकर आपका AB बनाया। ठीक है, निर्माण हुआ एक नए पदार्थ का, दो पदार्थ ने मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया। फिर बात करते हैं श्वसन। श्वसन में क्या होता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, आपकी विघटनकारी अभिक्रिया है, पदार्थ का ब्रेकडाउन होगा। श्वसन में आपका क्या होता है, श्वसन में आपका देखो क्या होता है, C6H12O6 का क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका ब्रेकडाउन होता है, क्या बनता है, CO2 प्लस जल बनता है, मतलब AB ने क्या करा, ब्रेकडाउन होकर A प्लस B बनाया। एग्जाम्पल समझना इसका, एग्जाम्पल समझो बेटा इसका। बताओ, कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए? बेटा हिंदी में देखो मैंने आपके लिए आगे सब लिख रखा है, डोंट वरी। ठीक है, ऐसे मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख के लाई हूं सब, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो श्वसन को मैंने पहले हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म को भी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेटाबॉलिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? मेटाबॉलिज्म आपका सिर्फ और सिर्फ हो रहा है सजीव में। मेटाबॉलिज्म किस में हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? सजीव में हो रहा है। क्या निर्जीव में ये रिएक्शंस होती है? यस या नो? तो इस फीचर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इस फीचर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे या कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलेंगे? बताओ आप मुझे, इस फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर बोले या कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोले? सिंपल सी बात है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि वह लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलता है? सजीव में मिलता है, उसे हम डिफाइनिंग फीचर मिलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ आपका कहां पर मिलेगा? सजीव में मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे डिफाइनिंग फीचर। आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सजीव और निर्जीव दोनों में मिलेगा। अब बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? देखो बताती हूं मैं आपको। ठीक है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को क्या बोला जाता है समझना, कि मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल दिया? लैक्टोज डाल दिया। ठीक है, तो हम रिएक्शन तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर भी हम कोई पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, कोई पदार्थ का विघटन कर सकते हैं। बट देखो, मान लो ये सेल है, कौन सा सेल है? इकोलाई का, इकोलाई का सेल है। इसमें क्या है आपका? इसमें आपका लैक्टोज है, इसमें भी आपका लैक्टोज है। इस लैक्टोज के ब्रेकडाउन से क्या बनता है? ग्लूकोज व गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ई कोलाई के अंदर आप देखोगे ये जो लैक्टोज होता है इसका ब्रेकडाउन कौन करता है? एक एंजाइम करता है, किसमें? ग्लूकोज व गैलेक्टोज में।
ठीक है, किसमें करता है, ग्लूकोज व गैलेक्टोज में, बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम की प्रेजेंस में। वहीं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर आपने लैक्टोज डाल दिया तो क्या ये लैक्टोज अपने आप ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं। जब आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालोगे, इस सेल से इस एंजाइम को निकाल कर डालोगे, तभी यहां पर ये रिएक्शन होगी। ठीक है, उससे पहले रिएक्शन नहीं होगी। और फिर जब आपने ये एंजाइम इसमें से निकाल कर इसमें डाला तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो एक लिविंग रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक लिविंग रिएक्शन हो जाएगी। तो जनरली क्या क्वेश्चन आता है कि हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर भी तो रिएक्शन करा सकते हैं, तो इसीलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होना चाहिए। बट ये लाइन गलत है, यह एक विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ किसमें मिलता है, सजीव में मिलता है। आपका जैव रासायनिक क्रिया क्या है, विशिष्ट लक्षण है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है, सजीव में मिलता है, डिफाइनिंग फीचर है। क्लियर है, आपको याद रखना है। और जो रिएक्शन सेल के अंदर होती है, ध्यान से सुनो, जो रिएक्शन सेल के अंदर होती है, रिएक्शन इनसाइड द सेल, उसे आप क्या बोलते हो, इन विवो रिएक्शन। और जो रिएक्शन सेल के बाहर होती है उसे आप क्या बोलते हो, इन विट्रो। बताओ, क्लियर है? बताओ, सभी की कमेंट्स पढ़ रही हूं मैं। क्लियर है? अगर आपको कोई बोले कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर भी तो रिएक्शन कर सकते हैं, कैटाबॉलिज्म व एनाबॉलिज्म करा सकते हैं, देखो अभी एग्जांपल बताया मैंने, ये लैक्टोज जो है इसमें भी आपका लैक्टोज है, बट ये विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस में आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा। आप इसको एंजाइम दोगे, सेल के अंदर जो पीएच है वो पीएच दोगे, सेल के अंदर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दोगे, एक निश्चित ताप दाब पर यह अभिक्रिया होगी। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जब ये रिएक्शन होगी तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जैसे ही हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि डिफाइनिंग फीचर क्वेश्चन आता है, इससे इंपॉर्टेंट, क्या आपका मेटाबॉलिज्म जीवों का लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है? तो याद रखना है, मेटाबॉलिज्म जीवों का विशिष्ट लक्षण है। मेटाबॉलिज्म जीवों का डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट लक्षण है। क्लियर? फिर उसके बाद में आती है वृद्धि एंड ग्रोथ। वृद्धि को आप क्या बोलोगे? वृद्धि को आप बोलते हो ग्रोथ। क्लियर है? मुझे बताओ, हमने 3 पॉइंट देखे, सजीव क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आपको? बताओ मुझे। बेटो देखा, बेटा स्लो इसलिए है क्योंकि अभी से स्टार्ट किया है क्लास, ठीक है, आज फर्स्ट लेक्चर, तो धीरे धीरे हम लोग है ना, मैंने क्या बोला, वी आर स्टार्ट फ्रॉम 0 से हमें 360 जाना है। वही खरगोश और कछुए वाली कहानी याद है कि खरगोश तो है ना तेज दौड़ता है बट वो बीच में रुक जाता है, कछुआ धीरे धीरे लगातार, धीरे धीरे परंतु लगातार। समझे बात को? वेरी गुड अमीशा, वेरी गुड। चलो बात करते हैं हम किसकी, ग्रोथ की। अब क्या कोई मुझे बताएगा ग्रोथ के लिए कि ग्रोथ सजीव में होता है या निर्जीव में होता है? बता सकते हो मुझे आप? सबसे पहले तो ग्रोथ के लिए 2 कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है, ग्रोथ के लिए 2 पॉइंट्स डिफाइन किए गए हैं। पहला,
कोशिका का आकार बढ़ना, कोशिका का आकार में बढ़ना, आकार में बढ़ना और कोशिका का संख्या में बढ़ना। किसी को भी हम कब बोलेंगे जब उसमें ग्रोथ हो रही है, जब हम बोलेंगे कि उसकी आकार भी बढ़ रहा है और उसके अंदर जो कोशिका है उसकी संख्या भी बढ़ रही है। देखो मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये पौधा है, समझना, ये पौधा है, ये छोटा है, धीरे धीरे ये विकास करेगा, वृद्धि करेगा, एक बड़ा ट्री बना लेगा। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो कोशिका थी उसकी संख्या भी बढ़ी। मान लो इसमें 50 कोशिका थी, जब ये बड़ा हुआ तो इसमें 100 हो गई, या फिर 10,000 कोशिका हो गई, ठीक है, 1000 सेल हो गई। वही बात करें इसका वेट, इसका वेट था 10 kg पहले, बाद में इसका वेट क्या हो गया, बाद में इसका वेट हो गया मान लो 1500 kg। तो कहीं ना कहीं किसी में भी हम ग्रोथ कब बोलेंगे, जब उसमें कोशिका का आकार भी बढ़ेगा और कोशिका की संख्या भी बढ़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन, देखो मास का इधर लिखना था, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। बताओ दो चीजें होनी चाहिए। बात कर लेते हैं ह्यूमन की। मान लो ये छोटा बच्चा है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, तब ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं कोशिका की संख्या भी बढ़ेगी। इसके शरीर में मान लो 100 कोशिका थी, 100 सेल थी, बड़ा हुआ 2000 कोशिका हो गई, ठीक है। इसका आकार देखो, इसकी हाइट इतनी सी थी, इतनी हो गई, ठीक है, मतलब भार भी बढ़ रहा है, इसका भार भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका आकार भी बढ़ रहा है। बताओ क्लियर है। अब देखो अब क्या है, ग्रोथ के लिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहां पर बात करते हैं निर्जीव और यहां पर हम बात करते हैं सजीव के रेस्पेक्ट में। अब नॉन लिविंग की बात करते हैं। पहले नॉन लिविंग में आप देखो, पहाड़ देख लेते हैं अपन। पहले क्या देख लेते हैं, पहाड़, रेत के टीले देख लो, ये क्या है आपके, रेत के टीले, या फिर पहाड़ ले लो, रेत का टीला तो हटाई दो, चलो रेत का टीला हम बाद में लेंगे, पहाड़ ले लेते, ग्रीन कलर से बनाएंगे हम पहाड़, ठीक है। पहाड़ ले लो, ये पहाड़, चार 5 साल बाद में जाके देखोगे इस पहाड़ की हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारा डिपोजिशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पहाड़ में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आप देखो पहाड़ में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस पहाड़ के ऊपर और मिट्टी के कण आएंगे और पत्थर आएंगे, सब आकर इस पे डिपॉजिट होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ क्या कर रहा है, वृद्धि शो कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ क्या है आपका, ये पहाड़ आपका निर्जीव है, इस निर्जीव में भी वृद्धि हो रही है। पहाड़ क्या है बेटा आपका, पहाड़ आपका निर्जीव है। और आप देखोगे कि इस निर्जीव में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वही अगर देखो, फर्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने पहाड़, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम रेत के टीले, रेत के टीले,
ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जाए, मान लो आप, जहां पर डेजर्ट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होते हैं, मिट्टी के टीले होते हैं। ठीक है, अब ये मिट्टी के टीले, हवाएं चलती है, हवाएं चलती है, मिट्टी उड़ती है, तो आप देखोगे कि ये टीले की हाइट बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनका आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, संख्या भी बढ़ रही है और आकार भी बढ़ रहा है। तो क्या हम वृद्धि को, ध्यान से सुनो, वृद्धि तो निर्जीव में भी हो रही है, तो क्या वृद्धि को हम विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं क्या? नहीं, वृद्धि को हम विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते। ठीक है, वृद्धि को हम विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते। और एक पॉइंट देखो, आप ध्यान से सुनना, निर्जीव के अंदर वृद्धि कैसी होती है, बाह्य वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होती है, बाह्य वृद्धि होती है। एक पॉइंट देखो, पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर रेत आई, मिट्टी आई, धूल आई, कण आई, कहां पर डिपॉजिट हुई, ऊपर ही तो, इसके ऊपर ही तो डिपॉजिट हुई, तभी तो क्या हुआ, इसका आकार बढ़ा। वही बात करो, रेत का टीला, मिट्टी उड़ के आ रही है तो इसके ऊपर ही तो डिपॉजिट हो रही है, तभी तो इसका आकार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं निर्जीव के अंदर वृद्धि कौन सी होती है, आपकी बाह्य वृद्धि होती है। याद रखना, निर्जीव के अंदर भी आपकी वृद्धि होती है, परंतु निर्जीव में आपकी बाह्य वृद्धि होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होती है। क्लियर है? क्लियर? वही बात करते हैं सजीव की, वही किसकी बात करते हैं, अब हम सजीव की बात करते हैं। तो जब हम सजीव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सजीव में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु सजीव में वृद्धि कैसी होती है, आंतरिक होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। देखो, मान लो ये क्या है, एक बनता है आपका जाइगोट, युग्मनज बनता है। लैंगिक जनन आपने पढ़ा है, नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है, दोनों मिलते हैं, युग्मनज बनता है, एक कोशिका है, सिंगल सेल है। अब इस युग्मनज में, ध्यान से सुनना, इस युग्मनज में विभाजन होगा, 4 कोशिका बनेगी, 8 बनेगी, 16 बनेगी, एक छोटा सा बेबी बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो वृद्धि हो रही है, कोशिका की संख्या में और कोशिका के आकार में, जो दोनों ही वृद्धि हो रही है, वृद्धि कैसी है, आंतरिक है, अंदर हो रही है। तो सजीव में कौन सी वृद्धि होती है, सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है, निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। तो याद रखना, वृद्धि जो है निर्जीव में भी होती है, सजीव में भी होती है। निर्जीव में वृद्धि आपकी कौन सी होती है, बाह्य वृद्धि होती है, एक्सट्रेंसिक ग्रोथ होती है। वही बात करें सजीव में, तो सजीव में आपका इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। या फिर बात कर लो, ये पेड़ ले लो, अगर ये पेड़ क्या करेगा, इसकी संख्या बढ़ेगी तो इसका आकार बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही तो कोशिकाएं बढ़ रही है, इसके अंदर ही तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है और कोशिका का भार बढ़ रहा है। बाहर कुछ हो रहा है क्या, कुछ नहीं हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि वृद्धि, वृद्धि कब बोलेंगे, किसी भी के अंदर हम वृद्धि कब बोलेंगे, जब कोशिका की संख्या में और कोशिका के आकार में वृद्धि होगी, तो उसे हम वृद्धि बोलेंगे। अब बात करते हैं सजीव निर्जीव की रेस्पेक्ट में। हम देख रहे हैं कि निर्जीव में भी वृद्धि हो रही है, जैसे कि हमने पहाड़ की बात करी, रेत के टीले की बात करी, आप बात कर सकते हो बर्फ के पहाड़। ठीक है, सर्दियों में वो जमे रहते हैं, गर्मियों में वो पिघल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि निर्जीव में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। परंतु इंपॉर्टेंट पॉइंट, निर्जीव में आपकी बाह्य वृद्धि होती है, और सजीव की बात करें तो सजीव में वृद्धि आंतरिक होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण बोल सकते हैं? नहीं, इसे हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्या है, विशिष्ट गुण नहीं है, विशिष्ट गुण नहीं है। ठीक है, बताओ आया समझ में? और ये भी क्या है, ये आपका एक विशिष्ट गुण है, ये आपका विशिष्ट गुण है। सेल ले लो, ये भी आपका क्या है, डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट गुण है। तो कहीं ना कहीं वृद्धि आपका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वृद्धि सजीव तथा निर्जीव दोनों में मिलती है, बस वो बात अलग रह गई एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक की। बताओ
वो बेटा आपकी लिविंग टाइप रिएक्शन है। टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन होती है लिविंग टाइप रिएक्शन है, बट नॉट लिविंग रिएक्शन है। उसको आप बोल सकते हो लिविंग टाइप रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि जब आप उसको उसके अंदर वो डालोगे एंजाइम्स, तो इनडायरेक्टली वो कहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, लिविंग में। बिल्कुल, डाइजेशन में भी कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। बेटा अभी रिजल्ट कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे रिजल्ट कलेक्ट हो जाएगा अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की, जनन की। किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिप्रोडक्शन या फिर जनन, ठीक है। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की, जनन की। सबसे पहले हम बात करते हैं जनन। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपने समान संतति उत्पन्न करना, अपने समान संतति, अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, आपका जनन कहलाता है। अब जनन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। बात करते हैं अपने समान संतति उत्पन्न करना। अब जनन कितना है, दो प्रकार का, अलैंगिक और दूसरा क्या है आपका, लैंगिक जनन। समझना मेरी बात, अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है क्या, बताओ, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण होता है क्या, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, इसमें क्या होते हैं, बनते हैं। युग्मनज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। निषेचन होगा क्या, हाँ बिल्कुल निषेचन होगा। सॉरी, ना इसमें युग्मनज बनेगा और ना ही इसमें निषेचन होगा। और इसमें क्या होगा, आपका निषेचन भी होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, पता है ना, लिविंग ऑन, सॉरी, आपका सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ, और जो संतान उत्पन्न होती है, जो ये संतति बनती है, इसमें संतति जनक से क्या होती है, जनक से समान नहीं होती है, समान नहीं है। वही इसमें क्या होती है, जनक के समान होती है। कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, विभिन्नताएं आती है, विभिन्नताएं, वेरिएशन आती है, कुछ चेंजेस आते हैं। वहीं इसमें क्या होता है, जनक के समान होती है, जनक के समान है संतति, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका विभिन्नताएं नहीं होती हैं, विभिन्नताएं नहीं होती हैं, क्लियर है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन क्या है, अपने समान जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का संलयन नहीं होता है, मतलब निषेचन नहीं होता है, युग्मनज भी नहीं बनता है, और जो संतति होती है वो जनक के पूर्ण रूप से समान होती है, 100% कॉपी होती है। फिर बात करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें युग्मक भी बनते हैं, निषेचन भी होता है, युग्मनज भी बनता है, परंतु जो संतति होती है जनक के पूर्ण रूप समान नहीं होती है, और इसमें क्या होती है, वेरिएशंस आती है, विभिन्नताएं आती है। बिल्कुल, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। फिर जनन के लिए एक पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, लिविंग और जनन के लिए क्या होता है कि जनन आपका सभी जीवों में होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि आप जनन को विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप कुछ जीव ऐसे होते हैं आपके, कुछ जीव आपके क्या होते हैं ऐसे, जैसे कि बंध्य खच्चर, आपने सुना होगा खच्चर, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, घोड़े और गधे के कॉम्बिनेशन से क्या होता है आपका,
घोड़ा, और क्या घोड़ा क्या होता है, मादा होती है, और गधा, ठीक है, ये क्या होता है, नर। इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, खच्चर बनता है, ये म्यूल बनता है। क्या ये म्यूल आपका रिप्रोडक्शन कर सकता है, नहीं, ये म्यूल आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये खच्चर जो होता है आपका जनन नहीं कर सकता, परंतु फिर भी ये सजीव है, ये जनन नहीं कर रहा है, फिर भी ये क्या है, सजीव है। तो क्या जनन को हम जीवों का विशिष्ट लक्षण बोल सकते हैं, नहीं, जनन को हम जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जो सजीव है, जीवित है, परंतु उसमें जनन नहीं मिल रहा है। इसमें ये एग्जाम्पल आता है आपका बंध्य कारगर मधुमक्खी, बंध्य कारगर मधुमक्खी, ठीक है। एक और आता है आपका अनुवर मानव युगल। सुनना अब ये क्या होता है, अनुवर मानव युगल। मान लो ये मेल है, ये मेल है, नर है, इस नर के अंदर क्या हो रहा है, जो वृषण है, टेस्टिस है, उसमें नर युग्मक ही नहीं बन रहे हैं, ठीक है, उसके कारण वो जनन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसके कारण वो जनन नहीं कर पा रहा है। तो इस मेल में क्या नहीं बन रहा है, मेल गैमेट नहीं बन रहा है आपका, मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्या है, जनन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जनन नहीं होता है, किसमें, इनमें जनन नहीं होता है। तो क्या जनन एक डिफाइनिंग फीचर है, नहीं, जनन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। जनन जो होता है सजीव का एक विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। बताओ क्लियर है इतना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जनन जो है आपका, जनन आपका अगर आपसे पूछे क्या निर्जीव में, क्या निर्जीव में जनन होगा, तो याद रखना निर्जीव में जनन नहीं होगा। वहीं अगर बात करें सजीव में, सजीव में आपका जनन होता है, परंतु कुछ सजीव ऐसे हैं कि वो सजीव भी है परंतु उसमें जनन नहीं होता है। एक्सेप्शन आपका म्यूल हिन्नी, ठीक है, क्या आ गया आपका एक्सेप्शन, म्यूल हिन्नी आ गया। बताओ चले आगे, बताओ सभी लोग, चलो चलते हैं आगे। बिल्कुल, वरदान सीरीज में मैंने आज आपको जेनेटिक्स पढ़ाया था, ठीक है। अब उसकी क्लास परसों होगी, यानी कि फ्राइडे को होगी, ठीक है, सुबह 10 बजे। ठीक है। और अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका मुकुलन हो जाता है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है, मुकुलन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, क्लियर है, और पुनरुद्भवन हो जाता है, प्लेनेरिया, ये सब आपका क्या हो जाता है, ये सब आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एनसीईआरटी की, डायरेक्ट सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी एनसीईआरटी की। देखो मैं समझाती हूँ आपको वो लाइन क्या है, इसको हम थोड़ा सा अभी साइड में रखते हैं। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव में वृद्धि व जनन
वृद्धि व जनन एक ही होता है। क्या लिखा है? एक कोशिकीय जीव में वृद्धि व जनन एक ही होता है। देखो ये आपका अमीबा है, मान लो ये आपका क्या है, ये अमीबा है। ये अमीबा क्या करेगा? ये अमीबा सेल डिवीजन शो करेगा और 2 अमीबा बनाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या हो गया? वृद्धि भी यही है और क्या है? इसका जनन भी यही है। ये वृद्धि कैसे करेगा? सेल डिवीजन करके वृद्धि करेगा। अमीबा क्या है? आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। तो याद रखना, एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन क्या होता है? एक ही होता है। ठीक है, वृद्धि व जनन एक ही होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वृद्धि अलग होती है, जनन अलग होता है। वृद्धि अलग होती है, जनन अलग होता है। इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? आया समझ में? बताओ मुझे, आया समझ में? यस या नो? देखो बेटा, वापस रिवाइज करवाती हूं मैं आपको, ठीक है? डोंट वरी। किसी भी जीव को हम सजीव कब बोलेंगे? किसी भी जीव को हम सजीव जब बोलेंगे जब उसमें क्या मिलेगी? आपको लाइफ मिलेगी। ठीक है, लाइफ बोले तो मतलब उसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसके अंदर क्या हो रही है? आपकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। या फिर आप बोलो कि सजीव कब बोलेंगे? जब वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से मिलकर बना है। तो जब भी कोई जीव कोशिका से मिलकर बना है उसे आप सजीव बोलोगे। लेस देन सेल, अगर कोई जीव सेल से छोटा है या फिर सेल से मिलकर नहीं बना है तो उसे आप निर्जीव बोलोगे। ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? आपका साइट प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली से। क्लियर? फिर हमने थोड़ा सा आपका फीचर्स देखे थे, डिफाइनिंग फीचर और क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं? विशिष्ट लक्षण, जो किसमें मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ सजीव में मिलते हैं, इनके कोई भी अपवाद नहीं होते। और जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सजीव में भी मिलेंगे, निर्जीव में भी मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सेल था वो क्या है? आपका एक डिफाइनिंग फीचर है। क्या है? विशिष्ट लक्षण है। सेल क्या है? एक विशिष्ट लक्षण है। दूसरा आपका क्या है? आपकी बात करी हमने जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की, मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन कहां पर होती है? कोशिका के कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, सजीव में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं बोलते हैं। अब ये क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये क्रियाएं 2 प्रकार की होती है और निर्जीव में ये क्रियाएं नहीं होती है। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। एनाबॉलिज्म, किसी पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। और कैटाबॉलिज्म क्या होता है? एक पदार्थ का विघटन हो रहा है। ठीक है, क्लियर? और ये क्या है? आपका एक डिफाइनिंग फीचर है, विशिष्ट गुण है। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन आपका विशिष्ट गुण है। ठीक है, कोशिका से मिलकर बना होना चाहिए, उसमें कोशिका द्रव्य होना चाहिए और जैव रासायनिक क्रियाएं होनी चाहिए। ये तीनों जिसमें है वो उसका क्या है? विशिष्ट गुण है। फिर हमने बात करी किसकी? फिर हमने बात करी वृद्धि की। तो हम देख रहे हैं कि वृद्धि किसी को भी हम किसी में भी कब बोलेंगे कि वृद्धि हुई है? या तो उसका आकार बढ़ना चाहिए और उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। आकार के साथ साथ संख्या बढ़ेगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि उसमें क्या हो रहा है? तभी उसमें हम क्या बोलेंगे? तभी उसमें हम बोलेंगे वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब वृद्धि जो होती है निर्जीव में भी होती है और सजीव में भी होती है। बस बात ये है कि निर्जीव में आपकी बाह्य वृद्धि होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, और सजीव में आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है, इसीलिए आपका वृद्धि विशिष्ट गुण नहीं है। अब तक हमने क्या देखा? कोशिका, अगर कोशिका का बना है तो वो विशिष्ट गुण है, कोशिका द्रव्य है तो वो विशिष्ट गुण है, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है तो वो एक विशिष्ट गुण है। वही अगर बात करें उसमें वृद्धि हो रही है तो वो एक विशिष्ट गुण नहीं है। फिर बात करते हैं जनन की। तो अगर किसी जीव में क्या हो रहा है? जनन कर रहा है तो वो उसका विशिष्ट गुण है क्या? नहीं, क्योंकि जनन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है आपका लिविंग में भी होता है, लिविंग में होता है सिर्फ और सिर्फ। बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसके अंदर जनन नहीं होता है, जैसे खच्चर, बंदे, कारीगर, मधुमक्खी और अनवर मानव युगल। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी की कि आपके एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि व जनन एक ही होता है। ठीक है, वही मल्टी सेलुलर में वृद्धि अलग होती है, जनन अलग होता है। अब देखो
ये सब मैं आपके लिए हिंदी में लिख के लाई हूँ, वो देख लो कि किसी को भी सजीव को हम सजीव कब बोलेंगे, उसके अंदर क्या होना चाहिए। पहला पॉइंट, वो किससे मिलकर बना होना चाहिए, सेल से मिलकर बना होना चाहिए। दूसरा, उसमें जीव द्रव्य होना चाहिए, जीव द्रव्य उपस्थित होना चाहिए था। जीवों में जीव द्रव्य उपस्थित होता है। जीव द्रव्य किससे मिलकर बना है, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक से मिलकर आपका क्या मिलकर बना है, जीव द्रव्य। और यही जीव द्रव्य क्या होता है, यही जीव द्रव्य भौतिक आधार कहा जाता है, किसका, जीवन का। फिर देखो, जैव रासायनिक क्रियाएं, जीव द्रव्य के अंदर उपापचयी अभिक्रियाएं होती है, दो प्रकार की होती है, उपचय और अपचय। इसे आप बोल दो एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। क्लियर। और फिर देखो, वृद्धि कब बोलेंगे कि किसी भी जीव की शरीर के भार में वृद्धि होगी और संख्या में वृद्धि होगी। क्लियर है। फिर आता है आपका एक्सेप्शन, कि आपका जो पर्वत होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, गोलार्ड्स होता है, रेत के टीले होते हैं, ये भी वृद्धि करते हैं, अर्थात निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, परंतु निर्जीवों में वृद्धि कैसी है, बाह्य है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। फिर देखो, सजीव में आंतरिक वृद्धि होती है, तो स्पष्ट है कि वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर। फिर बात करते हैं जनन, अपने समान नई संतति उत्पन्न करना, अपने समान नया जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। दो प्रकार का है, लैंगिक व अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक में क्या होगा, नर में शुक्राणु बनेंगे, मादा में अंडाणु बनेंगे, मिलकर जायगोट बनाएंगे, इस जायगोट से एक पूरा नया बेबी बन जाएगा, नया जीव बन जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं अपवाद की, अपवाद की कि सजीव होने के बाद भी वो क्या नहीं करते हैं, जनन नहीं करते हैं। जैसे कि आपका हॉर्स ले लिया, फीमेल हॉर्स ले लिया और मेल डोंकी ले लिया, उससे क्या बना, आपका खच्चर बना, म्यूल बना, ये आगे जनन नहीं करेगा, ये जनन नहीं करता है। क्लियर। फिर एग्जाम्पल हो गए, बंदे, कार्यगर, मधुमक्खी, अनुवर, मानव युगल जनन नहीं कर सकते, ये बंदे होते हैं, अर्थात जनन जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। ठीक है। फिर चेतना वाला टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है अभी, तो उसको साइड में रखते हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ इतना ही देखा। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस की, चेतना की। ठीक है, और सजीवों के लक्षणों की जो हम सारा टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि सजीव कब बोलेंगे, किसी को भी हम सजीव कब बोलेंगे, जब वो किससे मिलकर बना होना चाहिए, सेल से। उसमें क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म। चलो हिंदी में लिखते हैं, वो किससे मिलकर बना होना चाहिए, कोशिका से। उसके अंदर क्या होना चाहिए, जीव द्रव्य होना चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, जैव रासायनिक क्रियाएं। ये हमने पढ़ा, वृद्धि के बारे में पढ़ा और जनन के बारे में पढ़ा। तो हमने इनमें क्या देखा कि ये तीनों तो क्या है, विशिष्ट गुण हैं, जीवों के विशिष्ट गुण हैं। वही ये जो वृद्धि और जनन है, ये विशिष्ट गुण नहीं है। ये हमारे आज के लेक्चर का कंक्लूजन है, विशिष्ट गुण नहीं है। जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा ना बेटा, उसका कंक्लूजन है ये। ठीक है, एट द एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉन्शियसनेस की, चेतना की, कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती है उनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे कि मान लो सामने से ट्रेन आ रही है, तो मेरे को फील हो रहा है ट्रेन आ रही है, मेरे को साइड में हटना है। ट्रेन नहीं तो बस आ रही है, बाइक आ रही है। क्लियर है। मैंने देख, मान लो गरम चाय का कप है, मैंने उसको ऐसे पकड़ा, तो वो गरम जो कप है उसकी सेंस मेरे हाथ में जाएगी, मुझे पता चलेगा कि ये गरम है, मेरा हाथ जल जाएगा, मुझे हाथ पीछे हटाना है। आपके हाथ में सुई चुभती है, आप हाथ तुरंत पीछे हटा लेते हो। ये क्या है, चेतना है, कॉन्शियसनेस है। और उसके प्रति आप क्या करते हो, आप रिएक्शंस देते हो। ठीक है, आप प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित करते हो। तो आप क्या करते हो, संवेदनाओं को ग्रहण भी करते हो, प्रतिक्रिया भी प्रदर्शित करते हो। क्लियर है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब मुझे बताओ, आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया हो, किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हो, बताओ मुझे।
पीडीएफ बेटा आपको ऐप पे मिलेगा, ठीक है। और अपनी जो जेनेटिक्स वाली क्लास है वरदान सीरीज पे, वो क्लास लेना ना भूले। क्लियर है? तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।